नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर्जन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारे सर्जन एकेडमी की यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके होंगे और हमारे जितने भी वीडियोज़ है, हमारे जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ है, आप उन सबको आनंद से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। पिछले जो वीडियो में दोस्तों अपन ने बात करी थी, वो बात करी थी अपने कोशिका विभाजन के बारे में बात करी थी और उसके बारे में जो जितनी भी बेसिक टर्म्स थी, जो बेसिक नॉलेज था, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप के बारे में पढ़ा था। और आप जितने जो भी अभी जस्ट नए जुड़े हो हमारे यूट्यूब चैनल से, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को एक बार आप वापस देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोशिका विभाजन के बारे में जो पिछली जानकारी आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो अपने जो पिछले वीडियो में बात करे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन। क्या चल रहा था? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन क्या होता है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, फिर भी मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि जो आज जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मैं चीज़ें सारे समझा रहा हूँ। यस, कोशिका विभाजन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि जो कोशिका होती है, जो पुरानी कोशिका होती है, उसका नए रूप में विभाजन होना। अब पुरानी कोशिका को हम क्या कहते हैं? पैतृक कोशिका भी कह सकते हैं। एक तरह से इसकी परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी? पैतृक कोशिका से जनन कोशिका का निर्माण होना, पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होना या मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। और इस भाग में, इस कोशिका विभाजन में जितने भी चरण होते हैं, जितने भी चक्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन चक्र होते हैं। और कोशिका के विभाजन में दो चक्र होते हैं। वो दो चक्र कौन से थे? एक चक्र था अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज सबसे लंबा प्रोसेस होता है कोशिका विभाजन का। और दूसरा जो चक्र होता है जिसे माइटोटिक कहा जाता है। माइटोटिक में क्या होता था? किसी भी कोशिका का पहले केंद्र का विभाजन होना, कैरियोकाइनेसिस का होना, और दूसरा क्या था? साइटोकाइनेसिस का, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजित होना। ये अपन ने बात करी थी। फिर अपन ने इसके प्रकार के बारे में बात करी थी, जो मैं आज वापस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कोशिका विभाजन के प्रकार पहले मैं हल्का सा आपको समझा चुका था, फिर भी आपको मैं आज वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, यस। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये तीन प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं जो इस पृथ्वी पे जितने भी सारे सजीव होते हैं, उन सभी सजीवों में ये तीन प्रकार के विभाजन होते हैं। या कहें तो जितने भी सजीव हैं उन सभी को हम इन तीन विभाजन के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इनकी एक इंग्लिश टर्म होती है, असूत्री कोशिका विभाजन को कहा जाता है एमिटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिटोसिस कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन को कहा जाता है मिटोसिस कहा जाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे मियोसिस कहा जाता है। आप ये टर्म याद रखिएगा क्योंकि अधिकांश एग्जाम में इन टर्म का नाम ज़्यादा लिया गया है इन टर्म्स के कंपैरिजन में, तो आपको इंग्लिश वाले टर्म याद रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में अपन बात की थी पिछले वीडियो में कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कम विकसित जीव होते हैं, उसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है? असूत्री। ये है होता है अल्प विकसित जीवों में। ये किस में होता है? अल्प विकसित जीवों में होता है। जबकि ये दोनों जो विभाजन होते हैं वो होते हैं जो पूर्ण विकसित होते हैं, या जिसको अपन बोलते हैं हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। पूर्ण विकसित जो जीव होते हैं उनमें ये कोशिका विभाजन पाया जाता है, पूर्ण विकसित जीवों में, है ना। अब एक तरह से कहें तो ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन होता है अमीबा में, युग्लिना में, या फिर पैरामीशियम में, या फिर
बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं, जो कवक फंगस होती है या फिर जो यीस्ट होता है, उसमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्योंकि ये कम विकसित, अल्प विकसित होते हैं, इसलिए इसमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्योंकि केंद्रक जब नहीं पाया जाएगा तो केंद्र के विभाजन का समय तो यहाँ लगेगा ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सीधा का सीधा जो कोशिका द्रव्य जो होगा, वो कोशिका द्रव्य क्या होगा, दो अलग कोशिकाओं में बट जाएगा और दो अलग कोशिकाएं क्या हो जाएगी, दो अलग अलग जीवों का निर्माण करेगी, जिससे सीधे ही दो अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो असूत्री कोशिका विभाजन इन तीनों कोशिका विभाजन में सबसे छोटा होता है, बहुत कम समय में होता है। इसमें केंद्रक नहीं होने की वजह से ये सीधे ही कोशिका द्रव्य जो होता है वो विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है और दो नए जीव का निर्माण हो जाता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये किस में होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में। किस में होता है, जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, असूत्री कोशिका विभाजन। जबकि समसूत्री और अर्धसूत्री किस में होता है, समसूत्री अर्धसूत्री होते हैं यूकैरियोटिक में। किस में होता है, यूकैरियोटिक में। ये जो मैंने आपको कंपैरिजन लिखाया है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला। असूत्री प्रोकैरियोटिक में होता है, जबकि समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों किस में होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं। ठीक है, तो अब असूत्री की बात करें तो इसको कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था, किसने इसको खोजा था। ठीक है, अपन बात करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन की बात करें, असूत्री कोशिका विभाजन को जो खोज की थी वो कौन थे, फ्लेमिंग। कौन थे, फ्लेमिंग, जिसका नाम था फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग। कौन था वो, वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने असूत्री कोशिका विभाजन को खोजा और नाम क्या दिया, एमेटोसिस। क्या नाम दिया, एमेटोसिस। ध्यान रखिएगा, असूत्री कोशिका विभाजन, एमेटोसिस नाम किसने दिया, वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन असूत्री कोशिका विभाजन को पहले पढ़ लिया था और आज फिर आपके लिए मैंने रिवाइज कराया है, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम समझने वाले हैं जो इसके दो सबसे बड़े पार्ट है कोशिका विभाजन के। एक है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा कौन सा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है इसका। सबसे पहले बात करने वाले अपन समसूत्री कोशिका विभाजन की। किसकी बात करने वाले, समसूत्री कोशिका विभाजन की। समसूत्री कोशिका विभाजन का अगर नाम देखो आप, नाम से पता चल रहा है समसूत्र है। सम का मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या होता है, समान। और सूत्र का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र है। क्या होता है, गुणसूत्र है। तो इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक मात्र कोशिका से जो पैतृक कोशिकाएं बनती है उसमें गुणसूत्र समान होते हैं। वापस क्लियर कीजिएगा कि पुरानी कोशिका से जो नई कोशिका बनती है समसूत्री विभाजन में, उनके गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। सपोज मैं ये मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की गुणसूत्र की बात कर रहा हूँ। ये मनुष्य में क्या है, एक मात्रक कोशिका है। कौन सी, मात्रक कोशिका, या एक पुरानी कोशिका या पैतृक कोशिका। ठीक है, पुरानी कोशिका से जो दो नई कोशिकाएं बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनको अपन क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में पुरानी कोशिका से जो दो नई कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। यही सबसे मेन डिफरेंस है किस किस में, समसूत्री में और अर्धसूत्री में। नाम से क्लियर होता है, समसूत्री में जो नई कोशिका बनती है उसके गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र आधे होते हैं। यह आपका 1 नंबर क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जैसे कि आप एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, पटवार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि उस कोशिका विभाजन का नाम बताओ जिसमें नई कोशिका
में गुणसूत्र समान होते हैं, हमारा आंसर क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन या मिटोसिस हम इसे कहते हैं। पहली चीज़ क्लियर हो चुकी कि समसूत्री में गुणसूत्र हमेशा समान होते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज़ क्या है यार, ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इनका काम क्या होता है, या ये हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में होता है? हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, उनको हमने दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिका का नाम है कायिक कोशिका और एक कोशिका का नाम है जनन कोशिका। तो समसूत्री कोशिका विभाजन किस में पाया जाता है? कायिक कोशिकाओं में। और कायिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल। क्या कहते हैं इसको अपन? सोमेटिक सेल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि समसूत्री कोशिका विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो क्या है आंसर हमारा? कायिक कोशिका। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कायिक कोशिका जो होता है वो कौन से कोशिका विभाजन में होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में। जबकि दूसरी कोशिका का नाम क्या है? और जो दूसरी कोशिका है उसका नाम है जनन कोशिका। उसका नाम क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका में विभाजन समसूत्री में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। बल्कि कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। समान गुणसूत्र किस में होते हैं? समसूत्री में। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है चीज़ें? अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की, इसका नोमेनक्लेचर या इसका नाम किसने किया था, इसका नाम किसने दिया? वो दोनों एक ही, खोज करने वाला वैज्ञानिक भी वही था और नाम देने वाला वैज्ञानिक भी एक ही था। उस वैज्ञानिक का नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम था? वाल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम था उसका? वाल्टर फ्लेमिंग। देखो ये फ्लेमिंग, दो तीन फ्लेमिंग है बायो के अंदर, लेकिन अगर फ्लेमिंग से ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम वहाँ पे नाम चेंज कर दे, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी नाम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलग वैज्ञानिक था, जबकि समसूत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वाल्टर फ्लेमिंग था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग ने की। जबकि अभी जो मैंने बोला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था? आपने एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स है या आपने एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवा के बारे में सुना होगा, तो सबसे पहले किसने खोजा था उन्हें? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसको, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रतिजैविक की खोज भी किसने की थी? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यहाँ पे कौन सा फ्लेमिंग है? वाल्टर फ्लेमिंग। अगर समसूत्री विभाजन पूछे तो अपना आंसर क्या होगा? खोज वाल्टर फ्लेमिंग। इसी ने इसका नाम क्या दिया था? मायोसिस नाम दिया था। इसी ने इसका नाम क्या दिया था? इसी ने इसका नाम दिया था मिटोसिस। क्या नाम दिया था? मिटोसिस नाम दिया था। तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। तीन चीज़ें कौन सी क्लियर हुई है आपकी? पहला है समसूत्री में गुणसूत्र समान होते हैं, और यहाँ पे समसूत्री में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, उन पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? उन पुत्री कोशिका की संख्या होती है 2। ये आप ध्यान रखिएगा और क्लियर कीजिएगा। ये नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन में पैतृक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाया, फ्लोचार्ट, कि एक पुरानी कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही है। तो 2 कोशिका किस में बनती है? समसूत्री में बनती है। जबकि अर्धसूत्री में कितनी होती है? 4 होती है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। समसूत्री में गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी बनती है? 2 बनती है। और ये समसूत्री कोशिका विभाजन शरीर की कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इसका नोमेनक्लेचर जो मिटोसिस किसने किया था? नाम दिया था वाल्टर फ्लेमिंग ने ही दिया था। क्लियर हो चुका है। अब इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि एक समसूत्री कोशिका विभाजन से हमारे शरीर में क्या होता है। ठीक है, यस, आगे हम बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने जो बोर्ड पे आपको चीज़ें लिखाई हैं, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, यस। अब अपन बात करने वाले हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनमें सेल डिवीज़न कैसा होता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले वीडियो में,
कोशिका विभाजन चक्र 2 भागों में होता है। कोशिका विभाजन चक्र कितने भागों में होता है? 2 भागों में। 2 भाग कौन सा था? एक तो होता है अंतरावस्था और दूसरा कौन सा था? दूसरा था मिटोसिस, माइटोटिक। दूसरा कौन सा था? माइटोटिक। ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर करी थी। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रोसेस कौन सी होती है? अंतरावस्था होती है। इसमें लगभग 90 से लेकर 95% टाइम अकेला ये कंज्यूम कर जाता है। टोटल सेल डिवीजन का 90 से 95% टाइम कंज्यूम कौन करता है? अंतरावस्था। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेज भी कहते हैं। ये पहली अवस्था है। इस पहली अवस्था में क्या हुआ था? अपन ने बात करी थी, इसके भी 3 चरण हैं, G1, S और G2। जीवन अवस्था में क्या होता है? जीवन अवस्था में होता है RNA और हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन की बात होती है। किसकी बात होती है? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऐस अवस्था में क्या होता है? DNA का संश्लेषण होता है। और G2 में क्या होता है? कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ये अपन ने पहले वीडियो में क्लियर करा था। और ये जो माइटोटिक में क्या होता है? इस माइटोटिक को ही अपन विभाजन अवस्था कहते हैं। इस माइटोटिक को अपन क्या कहते हैं? विभाजन अवस्था कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? किसी भी कोशिका का सही रूप से विभाजन होता है। और कोशिका का सही रूप से विभाजन कितने भागों में होता है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन को हम किस टर्म के नाम से जानते हैं? कैरियोकाइनेसिस। किस टर्म के नाम से जानते हैं? कैरियोकाइनेसिस। किस नाम से जानते हैं? कैरियोकाइनेसिस। याद रखिएगा आप, केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी जो अवस्था है, कोशिका द्रव का विभाजन। दूसरा कौन सा है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? कोशिका शब्द किससे रिलेटेड है? कोशिका रिलेटेड है किससे? साइटो वर्ड से। तो इसे क्या कहेंगे अपन? साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे अपन इसको? साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा, केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये एक कोशिका के विभाजन की 2 चरण है। चाहे आप समसूत्र की बात कर लो, चाहे आप अर्धसूत्र की बात कर लो, वो कोशिका विभाजन इन्हीं 2 चरणों से गुजरेगा। इंटरफेज अंतरावस्था से और माइटोटिक से गुजरेगा, है ना। ये दोनों के दोनों प्रोसेस सब में होंगे। सबसे पहले क्या होगा? किसी भी कोशिका के विभाजन में सबसे पहले क्या होगा? अंतरावस्था होगा। जब ये अंतरावस्था में RNA, DNA और प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, फिर वहाँ से किसी भी कोशिका का विभाजन शुरू होगा। और कोशिका का विभाजन की अवस्था कौन सी है? कोशिका विभाजन इसी में होता है। और ये कितना टाइम कंज्यूम करती है? 5 to 10% टाइम। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? आपने नाम सुने होंगे, शायद आपने नाम सुने होंगे किसी भी कोशिका विभाजन को भी। अब यहाँ से जब कोशिका, ये जो सेल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये जो कोशिका मैंने आपके सामने बनाई है, इस कोशिका के विभाजन के भी अलग अलग चरण होते हैं। उन सारे चरण में क्या क्या होता है उसको आप नोट कीजिएगा। माइटोटिक को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। वो अलग अलग माइटोटिक के कौन कौन से भाग हैं उसको आप एक बार नोट कीजिएगा। माइटोटिक के 4 भाग हैं। एक का नाम है प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। प्रोफेज को क्या कहा जाता है? पूर्वावस्था। क्या कहा जाता है? पूर्वावस्था। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? मेटाफेज। क्या कहते हैं अपन उसे? मेटाफेज। मेटाफेज को क्या कहा जाता है? मध्यावस्था। मेटाफेज को क्या कहा जाता है? मध्यावस्था। और तीसरी जो अवस्था है जिसे कहा जाता है एनाफेज, उसे क्या कहा जाता है? एनाफेज। एनाफेज को क्या कहते हैं अपन? एनाफेज को हम कहते हैं पश्चावस्था। क्या कहते हैं? पश्चावस्था। और जो सबसे लास्ट किसी भी कोशिका विभाजन की जो आखिरी अवस्था है, उस आखिरी अवस्था में क्या होता है? उस आखिरी अवस्था के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। ये जो माइटोटिक में जो कोशिका जो विभाजित हो रही है ना, इसकी आखिरी अवस्था का नाम क्या है? टेलोफेज। क्या नाम है? टेलोफेज। हिंदी में इसको कहते हैं अपन अंत्यावस्था। हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं? अंत्या। वहाँ अंतरा थी और ये अंत्यावस्था है। जब ये लास्ट वाली प्रोसेस होगी ना किसी कोशिका विभाजन में, इस लास्ट अवस्था के साथ साथ क्या होगा? ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा मैंने,
कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसके साथ साथ ये अवस्था भी हो रही होगी और इसके बाद डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल जाएगा कोशिका विभाजन का। तो मैंने आपको बता दिया समसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में। पहले अंतरावस्था होगा, पहले डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा और जब उसका संश्लेषण होगा फिर वहाँ से कोशिका का विभाजन होगा और कोशिका का विभाजन इन 4 चरणों में होता है। अब इन चारों चरण में क्या होता है, कैसे डिवीजन होता है, अपन डायग्राम के थ्रू इसको समझने वाले हैं। जल्दी से मैंने सामने लिखा है, इसको एक बार देख लो, आपने नोट कर लिया है तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अपन इसको अब अच्छे से जो मैंने चारों पार्ट लिखे हैं इनको हम समझ रहे हैं। यस, ये जो प्रोफेज अवस्था है इसमें क्या होता है, ये जो प्रोफेज अवस्था अपन ने लिखी ना पहले वाली पूर्वावस्था, इस पूर्वावस्था में क्या होता है इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके सामने कोशिका है और कोशिका में यहाँ पे क्या है, केंद्रक है। कोशिका में यहाँ पे क्या है, केंद्रक है। अब ध्यान दीजिएगा केंद्रक में क्या क्या चीज़ें होती, केंद्रक में आरएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता है और केंद्रक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जब किसी भी कोशिका विभाजन होता है सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है। अब केंद्र का विभाजन कैसे होगा, ये जो आपके सामने केंद्रक बना हुआ सेल, इसमें क्या होता है, कुछ धागे की संरचना जैसे क्रोमेटिन होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन। केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। अब आपके सामने क्रोमेटिन, ये भी एक नया नाम आया। ये क्रोमेटिन है क्या, क्रोमेटिन होते क्या है, क्रोमेटिन बनते हैं आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। और ये इनका आकार कैसा होता है, ये कुछ बहुत जेल आपने देखा होगा, जेल जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ये होते हैं जेल जैसे पदार्थ के धागे नुमा संरचना के होते हैं। क्रोमेटिन कैसे होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं हमेशा धागे नुमा संरचना के होते हैं। कैसे होते हैं, धागे नुमा संरचना के होते हैं। और ये होते कैसे हैं, ये चिपचिपे से जेल जैसे होते हैं। अब क्या होता है, जब किसी कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, ये क्रोमेटिन आपस में कुंडलित हो जाते हैं। कुंडलित का मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे से ये उलझ जाते हैं ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ये क्रोमेटिन आपस में उलझेंगे, कब, किसी कोशिका के केंद्र के विभाजन के समय। जब क्या होगा, अंदर से केंद्रक ब्लास्ट होगा। ये जो केंद्रक दिख रहा है, ये केंद्रक जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी क्रोमेटिन थे वो सारे के सारे क्रोमेटिन क्या हो जाएंगे, एक साथ कुंडलित हो जाएंगे, गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जब गुच्छे के रूप में इकट्ठे होंगे तो यहाँ से ये क्या करेंगे, क्रोमेटिन किसका निर्माण करेंगे, क्रोमेटिन निर्माण करेंगे गुणसूत्र का। किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्र का, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमेटिन बनते हैं या क्रोमेटिन का निर्माण होता है, तो आंसर क्या हुआ, पूर्वावस्था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब होती है। पहली अवस्था में होती है, लेकिन जब केंद्रक का विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, तो पहली जो अवस्था है प्रोफेज, इसमें केंद्रक झिल्ली क्या ब्लास्ट हो जाती है और अदृश्य हो जाती है और किसका निर्माण करने लगती है, गुणसूत्र का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली अदृश्य होती है, तो आंसर क्या हुआ अपना, पूर्वावस्था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो कौन सी अवस्था थी वो, पूर्वावस्था, जिसे हमने क्या कहा, प्रोफेज का। तो आपको प्रोफेज के बारे में समझ में आया होगा कि प्रोफेज ही वह अवस्था है जिसमें केंद्रक ब्लास्ट होता है और केंद्रक ब्लास्ट होने से जो क्रोमेटिन जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो सब कुंडलित हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं। कुंडलित होकर के किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन, गुणसूत्र का, ठीक है। और यही गुणसूत्र आगे चल कर के बहुत सारी सेल का निर्माण करते हैं। इसी से इंसान की आनुवांशिक प्रवृत्ति बढ़ती रहती है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्रोमेटिन का आकार कैसा होता है, धागेनुमा संरचना का, क्रोमेटिन किस प्रकार के पदार्थ है, चिपचिपे से जेल के जैसे होते हैं। क्लियर हो चुका आपके, यस। अब अपन बात करने वाले दूसरी, यहाँ से केंद्रक विभाजित हो चुका है और यहाँ से गुणसूत्र का निर्माण
हो चुका है और गुणसूत्र का निर्माण हुआ। तो अगली जो अवस्था है जिसे हम कहते हैं मेटाफेज, मध्यावस्था। इस मध्यावस्था में क्या होता है कि पूर्वावस्था में जितने भी गुणसूत्र बने थे ना, ये सारे के सारे गुणसूत्र क्या है, बीच में आकर के यहाँ पे एक प्लेट होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक प्लेट होती है। इस प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और ये जो गुणसूत्र है बीच में आकर के मेटाफेज प्लेट के द्वारा जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये जिस पॉइंट पर चिपकते हैं ना, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्लियर कीजिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र आपस में चिपकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मध्यावस्था या मेटाफेज। और किस प्लेट के द्वारा चिपकते हैं, ये जो आपको प्लेट दिख रही होगी, ये जो प्लेट इसको क्या करी, जोड़ रही है गुणसूत्र को, इस प्लेट को कहेंगे मेटाफेज प्लेट। और ये जिस पॉइंट पर आकर के जुड़ रहे हैं, ये जिस पॉइंट पर गुणसूत्र आकर के जुड़ रहे हैं, जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर हो चुका है, पूर्वावस्था में गुणसूत्र बनते हैं और गुणसूत्र जुड़ते किस में है, मध्यावस्था में। ठीक है, अब अगली जो अवस्था है, जिस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाफेज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि आपको ये जो मेटाफेज में जो प्लेट दिख रही है, ये प्लेट यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। और जैसे ये प्लेट हट जाएगी तो यहाँ से क्या करेगी, ये जो जुड़ रहे हैं ना, ये सब वापस क्या हो जाएंगे, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, ये जो गुणसूत्र है किधर चले जाएंगे, ऊपर और निचले सिरे पे चले जाएंगे। और ऊपर और निचले सिरे को अपन क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो वापस इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मध्यावस्था में तो गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट से जुड़ते हैं, जबकि जो पश्चावस्था एनाफेज है, इसमें ये प्लेट जो दिख रही है आपको, ये प्लेट क्या हो जाती है, बीच में से हट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होकर के टूट करके क्या करती है, ये जो गुणसूत्र चिपके हुए थे इनको भी यहाँ से हटा देती है। और ये जो गुणसूत्र है यहाँ से बीच में से हट करके किधर चले जाते हैं, ध्रुव की ओर, ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। ऊपर जाकर के क्या करते हैं, ये एक झुंड बना लेते हैं। और झुंड बनाने के बाद ये तीसरी अवस्था हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मेटाफेज प्लेट किस अवस्था में टूटती है, अपना आंसर क्या होगा, एनाफेज अवस्था में। किसमें, एनाफेज अवस्था में। अब अगली जो अवस्था है ये जो क्वेश्चन है कि किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खिसकते हैं, अपना आंसर क्या होगा, एनाफेज होगा। क्लियर है। जो लास्ट जो टेलोफेज है, उस टेलोफेज की बात करेंगे। टेलोफेज में क्या होता है कि अब आपने इधर आप नोट कर रहे होंगे, ये जो कोशिका है, इस कोशिकाओं में ऊपर भी गुणसूत्र इकट्ठे हैं और नीचे भी गुणसूत्र इकट्ठे मतलब ऊपर भी गुणसूत्र का झुंड है, नीचे भी गुणसूत्र का झुंड है। और बीच में यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव भरा हुआ, पूरी कोशिका में क्या भरा हुआ, कोशिका द्रव यहाँ पे भरा हुआ। अब होगा क्या कि ये जो अलग अलग जो आपको झुंड दिख रहा है गुणसूत्रों का, ये क्या करेगा, ये अपने अपने दो अलग केंद्रक बना लेंगे। ये जो गुणसूत्र यहाँ पे है ना, जो झुंड ऊपर भी झुंड दिख रहा है, नीचे भी झुंड दिख रहा है, ये क्या करेंगे, ऊपर वाले गुणसूत्र भी अपना केंद्रक बना लेंगे और नीचे वाले गुणसूत्र भी अपना केंद्रक बना लेंगे। अब और बीच में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव भरा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई किसकी होगी कि यार अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि एक ही कोशिका में दो केंद्रक है। अब लड़ाई किसकी होगी, इस कोशिका द्रव की। ये गुणसूत्र तो कहेगा कि ये कोशिका द्रव मेरा है और ये कहेगा ये कोशिका द्रव मेरा है। तो इस लड़ाई में क्या होगा कि ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका क्या होगी, दो भाग में बंटना शुरू हो जाएगी। ये क्या होगी, दो भाग में बंटना शुरू हो जाएगी कि आधा कोशिका द्रव तो निचले वाले केंद्र के पास और आधा कोशिका द्रव क्या होगा, ऊपर वाले केंद्र के पास। तो बीच में से ये कोशिका ब्रेक हो जाएगी और हमें आखिर के रूप में एक रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलेगी, दो कोशिकाएं मिल जाएगी। आधी कौन सी वाली, इसके ऊपर वाली, और आधी कौन सी, नीचे वाली। और ये जो ऊपर वाली जो कोशिका थी, ऊपर वाला जो केंद्र था, उसके लिए आधा वाला पार्ट
ये अपना जो कोशिका द्रव हो जाएगा, और नीचे वाला जो केंद्रक है इसके लिए नीचे वाला कोशिका द्रव हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला? हमारा रिजल्ट एक ही निकला कि एक कोशिका से, हमने तो शुरुआत एक कोशिका से करी थी, एक कोशिका धीरे धीरे विभाजित होकर के दो नई पुत्री कोशिका में डिवाइड हो गई। और हमने स्टार्टिंग में यही तो पॉइंट लिखा था, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक पैतृक या मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपके सामने इन चारों अवस्थाओं को अच्छे से समझा दिया है। प्रोफेज में सबसे पहले केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, गायब होने से क्रोमेटिन इकट्ठे होकर झुंड बना करके गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और अगली जो अवस्था है मध्य अवस्था मेटाफेज में क्या होता है, ये जितने भी गुणसूत्र इकट्ठे हुए हैं वो सारे एक प्लेट होती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ जाते हैं और जिस पॉइंट पे चिपकते हैं उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगली जो अवस्था है जिसे एनाफेज कहते हैं पश्चावस्था, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लेट दिख रही है वो अगली इस अवस्था में गायब हो जाती है, इसको यहाँ से डिवाइड कर देती है, गुणसूत्र को ब्रेक कर देती है, जिससे क्या होता है कि वो गुणसूत्र यहाँ से हट करके ऊपर ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ऊपर इनका अलग झुंड होता है, नीचे अलग झुंड होता है। अब इन झुंड की लड़ाई होती है, झुंड इकट्ठे होकर के केंद्र बना देते हैं ऊपर और नीचे। अब ऊपर वाले केंद्र और नीचे वाले केंद्र के लिए लड़ाई होती है। किस चीज़ की लड़ाई होती है? इस कोशिका द्रव्य के जो कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये तो कहता है कि मेरा कोशिका द्रव्य है पूरा, ये कहता है मेरा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको दो बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, आधा इसको देना पड़ेगा और आधा कोशिका द्रव्य इसको देना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा? ये केंद्रक भी अपना कोशिका द्रव्य ले लेगा और ये केंद्रक भी अपना आधा ले लेगा और हमें लास्ट में रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा? दो पुत्री कोशिकाएं मिलेगी। कितनी पुत्री कोशिकाएं मिलेगी? दो पुत्री कोशिकाएं मिलेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस, क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इस समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन हमारे शरीर के जिस भागों में पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जब हम छोटे से बच्चे थे, जब हमने जन्म लिया था, जन्म लेने से 9 महीने पहले हम क्या थे? 9 महीने पहले हम जनन कोशिका का रूप थे। जनन कोशिका मतलब क्या है? एक शुक्राणु एक अंडाणु का मिक्स रूप जिसे युग्मनज कहते हैं। 9 महीने के बाद आपने देखा होगा कि एक युग्मनज किस में बदल गया? एक भ्रूण में बदल गया, एक बच्चे में बदल गया। तो एक शुक्राणु और अंडाणु का मिक्सअप 9 महीने बाद एक शिशु के रूप में बदल गया। इतना डेवलपमेंट उसमें कैसे हुआ? उसमें हाथ कैसे बने, उसमें पैर कैसे बने, उसका शरीर का विकास किस वजह से हुआ? समसूत्री कोशिका विभाजन से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मनुष्य के शारीरिक भागों का विकास किस कोशिका विभाजन से होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन से। आपकी चोट लग जाए तो वहाँ पे वापस त्वचा का निर्माण होता है, घाव वापस बढ़ जाते हैं, घाव वापस रिपेयर होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन से। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका का मतलब क्या होता है? शुक्राणु जिसे हम स्पर्म कहते हैं, या फिर अंडाणु जिसे हम ओवम कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, लेकिन एक संपूर्ण जीव के विकास में क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर हुआ? अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में मैं आपको वापस समझाऊंगा। और इससे रिलेटेड जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो निकलेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपना समसूत्री विभाजन यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि एक कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, और एक कोशिका से दो कोशिका बनने में जितने सारे चक्र है, जितनी सारी अवस्था लगती है, उन सबको अपने समझा। प्रोफेज को समझा हमने, मेटाफेज को समझा हमने, एनाफेज को समझा हमने, टेलोफेज को समझा कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और जब हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिखिएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई। अगर आपको समझ में आया तो भी आप लिखिएगा। अब अगला पार्ट अपन इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कौन सा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समसूत्री कोशिका विभाजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये हमारे शरीर में किन आंतरिक भागों में, किन बाह्य भागों में होता है और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। अब जो तीसरा कोशिका विभाजन है उसका नाम क्या है? तीसरे कोशिका विभाजन का नाम है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या नाम है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नाम क्या उसका? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है ना, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया तो आपको सही से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो और अच्छे से इसको समझो। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम क्या था? मियोसिस। क्या नाम था? मियोसिस नाम था। क्या नाम था? मियोसिस इसका नाम है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की थी विजमैन ने। किसने करी थी दोस्तों? विजमैन ने करी थी। विजमैन ने इसकी खोज की, जबकि इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम किसने दिया? इसका नाम क्या था? इसका नाम मियोसिस था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मियोसिस नाम किसने दिया? मियोसिस नाम दिया था फार्मर और मूरे, दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर के इस अर्धसूत्री को मियोसिस कहा, जबकि इसकी खोज किसने की थी? विजमैन ने की थी। इस पे आप स्टार बना लीजिएगा। स्टार क्या? 3 स्टार बना लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका खोज सबसे पहले किसने की? विजमैन ने की। जबकि इसका नामकरण किसने किया था? फॉर्मर व मूरे ने किया था। अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना कि समसूत्री कौन सी कोशिका में होता था? समसूत्री होता था हमारी कायिक कोशिकाओं में, जबकि ये कौन सी कोशिका में होता है? ये हमारी जनन कोशिका में। ये कौन सी कोशिका में होता है? जनन कोशिका में। कौन सा कोशिका विभाजन होता है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। कौन सा होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जबकि कायिक कोशिका में कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। अब आपके दिमाग में यार ये कायिक कोशिका कहाँ होती है और ये जनन कोशिका कहाँ होती है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं अपन। कायिक कोशिका पाई जाती है हमारे शरीर के सारे भागों में। सपोज हमारा हाथ ले लो, सपोज हमारे पेट ले लो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, उन सभी भागों में जो कोशिका पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। लेकिन जो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जो हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, हमारे जो लैंगिक अंग है, उन अंगों में जो हम बात करते हैं जनन कोशिकाओं की, जिसमें हमारे शुक्राणु की बात करते हैं, हम हमारे अंडाणु की बात करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के विकसित होने में, शुक्राणु अंडाणु के निर्माण में, उसके विकसित होने में कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका। तो आपके क्लियर हो चुका है। मनुष्य की बात करें तो हमारे जननांग में शुक्राणु अंडाणु के विकास में जनन कोशिका भाग लेती है। या बात करो आप किसकी? पादपों की बात करो, पादप में भी जनन अंग होते हैं। पादप में भी क्या होता है? जनन अंग होते हैं, पुमंग और जायांग। तो वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? जनन कोशिका पाई जाती है। समझ गए ना इस चीज़ को? क्लियर है। खोज किसने की? विजमैन ने। जबकि मियोसिस नाम किसने दिया? फार्मर मूरे ने। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। अगला कॉन्सेप्ट, अगला ध्यान दीजिएगा। समसूत्री कोशिका का नाम क्या था? ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र समान थे, समसूत्री। लेकिन यहाँ पे क्या है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? यहाँ गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। यहाँ क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। लिखिएगा वापस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। आधे का मतलब क्या होता है? सपोज मैं बात करता हूँ, एक जनन कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो इसकी जो नई कोशिका बनेगी इसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। लेकिन एक रिजल्ट के तौर पे लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे गुणसूत्र 4 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन वो समान रहते हैं। समझ गए ना इस चीज़ को? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के मैंने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है और अर्धसूत्री विभाजन खोज किसने की? विजमैन ने करी। इसका नाम फॉर्मर मूरे ने दिया। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र क्या होते हैं? आधे हो जाते हैं।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये एग्ज़ाम के लिहाज से 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जो आपको पढ़ाया है आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके हर फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और आपके फ्रेंड के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे का जो नया वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ओके।